अब ये देखिए, ये जो हमारा फंक्शन है, यहाँ पे इस पहला फंक्शन जो है हमारा, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी ही क्यों कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, फॉर अ रीज़न आइडेंटिटी बोलने का, नाम से ही थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा आपको आइडेंटिटी क्यों। इसका जो ग्राफ होता है वो एफ एक्स इक्वल टू एफ होता है, या फिर हम सिंपली से समझते हैं, फिर इस पे आएंगे दोबारा। बेसिकली जब एक ऐसा रिलेशन हो ए से बी का जिसमें हर एक इनपुट का एक स्पेसिफिक आउटपुट हो, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। कि जब फंक्शन को तो फॉलो कर रहा है कि भाई एक इमेज की, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, यहां पे ऐसा नहीं है दो एलिमेंट की सिंगल इमेज बने, वो नहीं, यहां पे हर एलिमेंट के पास अपनी एक यूनिक इमेज होगी, इसीलिए इसे आइडेंटिटी एलिमेंट बोला गया, आइडेंटिटी फंक्शन बोला गया। अब अगर इसे आप ध्यान से अगर इसे कनेक्ट करना चाहो तो ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं यार, जैसे हम लोगों में कहते हैं ना आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड ही क्यों बोला जाता है, आइडेंटिटी का मतलब ही यही है भाई कि आपके पास जो ये चीज़ दी गई है यूनिक है, ये आप ही के लिए बनी है, समझ पे आप, इसीलिए उसे आइडेंटिटी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एक फंक्शन है। तो आइडेंटिटी क्या, कि हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट हो। जैसे कि ये देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये मेरा ग्राफ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो एक्स एक्सिस है ये पॉइंट्स है मेरे, और नेगेटिव एक्स एक्सिस इज एक्स डैश, और यहाँ पे वाई मेरा इज अ आउटपुट, ये नेगेटिव आउटपुट। ये हमारा हो गया सिंपली फंक्शन। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, ग्राफ पढ़ने का तरीका ध्यान से देखिए कैसे पढ़ते हैं हम लोग। ग्राफ पढ़ने में आपको एक ही चीज़ समझ आनी चाहिए कि आपके हाथ में क्या है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या देख सकते हैं, अपनी एक्स एक्सिस को, समझ पाए, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को देखेंगे हम, वाई एक्सिस को जस्ट ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, जब x की वैल्यू 0 से बढ़ी, इस तरफ गई, 0 से ऊपर गई, पॉजिटिव जा रही है। जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है। इस तरीके से x की वैल्यू को देखना है और y की वैल्यू को जस्ट ऑब्जर्व करना है। सेम नेगेटिव में जब y -1 हुआ, तब इस पॉइंट पे y क्या है, -1। जब x -2 हुआ, तब y क्या है, -2। इस तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं अपने ग्राफ को। हम x देखते हैं और जो ग्राफ बना उसके अकॉर्डिंग हम y को देखते हैं। आप इस चीज़ को भी समझिए यार कि ग्राफ ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मैथमेटिक्स में या किसी भी चीज़ में, क्योंकि आपने सुना होगा, जैसे कि हम बोलते हैं ना, कंपनीज़ में आप देखते हैं कि अगर डेटा की जो प्रेजेंटेशन होती है, डेटा का जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसमें ग्राफ जरूर इंक्लूड करते हैं। क्यों, क्योंकि डेटा को यार देख के समझ पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है कि मेरे पास 1000 डेटा पड़े हैं, उसको देख के मैं अंडरस्टैंड कर लूँ क्या चल रहा है, लेकिन उसी 1000 डेटा को अगर मैं ग्राफ में लिख दूँ तो मेरे लिए देखिए पहचान करना कितना आसान हो जाए। जैसे इसी को लीजिए कि यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। अब देखिए फंक्शन की पहले तो डेफिनेशन समझिए। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि ये फंक्शन क्या है, आर से आर का फंक्शन है, कि रियल नंबर टू रियल नंबर। अब देखिए इसे थोड़ा ध्यान से एक चीज़ और समझिए, मैं जब ये लिखता हूँ ना रियल नंबर टू रियल नंबर, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि सारे रियल नंबर इन्वॉल्व है। अगेन हो सकता है फंक्शन या रिलेशन जो भी है वो कुछ ही एलिमेंट्स इन्वॉल्व हों उसमें, सारे ना हो। एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐसे समझिए, मैं अगर बोलूँ कि यार मुझे मुंबई और दिल्ली का रिलेशन बनाना है, जिसके अंदर दिल्ली में उन बंदों को, उस फैमिलीज़ के, उन बच्चों को टारगेट करना है जिनके पापा मुंबई में रहते हैं। समझ पाए, रिलेशन बनाना है दिल्ली से मुंबई का, दिल्ली के बच्चों को टारगेट करना है और मुंबई के फादर्स को, उनकी पेयरिंग करनी है, सबकी नहीं, सिर्फ उन एलिमेंट्स की। कौन से पीपल्स, जिनके बच्चे दिल्ली में हैं और जिनके पापा मुंबई में हैं, उनकी पेयरिंग करनी है। उस पेयरिंग में जो दिल्ली के इन्वॉल्व होंगे पीपल्स, उनको हम डोमेन बोलेंगे, जो मुंबई के इन्वॉल्व होंगे उनको रेंज बोलेंगे, और ऑल द मुंबई पीपल्स आर को डोमेन इन दिस सिचुएशन। समझ पाए आप इस चीज़ को। अगेन यहाँ पे रियल नंबर, इस पे दोबारा आते हैं, समझते हैं। ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर का है, लेकिन कैसे, कि भाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, कि आप x की वैल्यू डालो यहाँ पे, एफ एक्स की वैल्यू अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगी। तो देखा जाए x की वैल्यू इक्वल टू y, ऐसे समझ सकते हैं आप, इसीलिए इसे आइडेंटिटी फंक्शन भी बोला जाता है। ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी फंक्शन है,
स्टैंडर्ड आइडेंटिटी फंक्शन और जितने भी आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन होते हैं। आप चाहें तो x+2 भी एक आइडेंटिटी फंक्शन ही है देखा जाए तो, क्योंकि हर x के लिए एक यूनिक y मिलेगा आपको वहाँ पे। ऐसा नहीं होगा एक x के लिए 2 अलग y मिल जाए, तो वही चीज़, या 2x के लिए एक y मिले, वहाँ हर x के लिए एक अलग y है, इसलिए वो भी एक आइडेंटिटी फंक्शन। स्टैंडर्ड वाला क्या है, f(x)=x, इसीलिए हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं स्टैंडर्ड के थ्रू। तो ये था सिंपल मेरा आइडेंटिटी फंक्शन, और ये था उसका ग्राफ किस तरीके से। और हमने यहाँ पे क्या समझा कि ग्राफ को हम कैसे पढ़ते हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने की ज़रूरत है, एक्स एक्सिस। हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि यार y क्या है, हम सिर्फ पहले x को देखेंगे, y को ऑब्जर्व करेंगे अकॉर्डिंगली। समझ पाए आप, सिर्फ x को देखना है और y को अकॉर्डिंगली ऑब्जर्व करना है। इसी से आप पूरे ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ इनपुट है, आउटपुट नहीं। आउटपुट हम ऑब्जर्व करते हैं, इनपुट हम इंसर्ट करते हैं। समझ पाए आप इस चीज़ को। अब दूसरा फंक्शन देखते हैं। अब देखिए ये हमारा है सेकंड फंक्शन विच इज़ कांस्टेंट फंक्शन। नाम से ही पता लग रहा है फंक्शन जो कि कांस्टेंट हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कांस्टेंट फंक्शन हम इसे कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे हम कहते हैं ना f(x)=5, तो वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है। यहाँ लेट से c एक कांस्टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने ड्रॉ किया c को, ये हमारा c है। अब यहाँ पे हम अगेन हमको क्या ऑब्जर्व करना है, सिर्फ x के अकॉर्डिंग हम y देखेंगे। मैंने कहा जब मैं पॉजिटिव गया x पे, x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू क्या थी, c। जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है, अगेन c। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है, अगेन c। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं f(x)=c। x की जो मर्जी आप इनपुट दीजिए, आपको f(x) हमेशा क्या दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ c। तो इसको अगर हम देखना चाहें, इसकी डोमेन क्या रहेगा, डोमेन इज रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स आर डोमेन। इसमें डोमेन में सारे रियल नंबर्स होंगे क्योंकि सारे इन्वॉल्व्ड हैं। उसके बाद रेंज क्या होगा, वो इंटरेस्टिंग है। देखिए रेंज यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ c, क्योंकि रेंज का सिर्फ c वाला जो एलिमेंट है वो इन्वॉल्व है और कोई भी नहीं। कांस्टेंट फंक्शन है ना, सिर्फ c इन्वॉल्व है और कोई भी नहीं, बाकी डोमेन में सारे इन्वॉल्व्ड है। को डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन है ना ये। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब आप समझ पाए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। इसी का अगर c की जगह मैं 5 ले लूँ तब भी चीज़ सेम है, बट फॉर जनरल थिंग इसको मैंने c लेके चला, बाकी आप 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया कांस्टेंट का। अब इसके बाद अगला हम देखेंगे। तो चलिए अब समझते हैं हमारा अगला फंक्शन जो कि होने वाला है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, अगर आपने 8th 9th में पढ़ा हो तो मतलब पढ़ा ही होगा ऑब्वियस, बट 8th 9th में बताया जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है। तो पहले एक पॉलिनोमियल फंक्शन को समझते हैं किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। लेट से कोई एक फंक्शन है, अगर थोड़ा नीचे करके देख लेते हैं। लेट से कोई एक फंक्शन है f(x), उसको मैं इस तरीके से अगर लिखूं, कोई इक्वेशन हो जिसमें x की जो पावर है हमारी a1 a2 x की पावर n(n-1), इस तरीके से चलता रहे और आखिरी में एक कांस्टेंट भी लेफ्ट रह जाए या ना भी रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए इस टाइप के फंक्शन जिसके अंदर जो x की पावर होती है हमारी वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर हो। क्या चीज़, एक पॉजिटिव इंटीजर, या फिर मैं कह सकता हूँ एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक, इंटीजर पावर हो तो उस इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई कि यार एक ऐसा फंक्शन है जिसकी ना ही पावर यार फ्रैक्शन में हो सकती, ना ही उसकी पावर नेगेटिव इंटीजर में हो सकती। उसमें जो टर्म्स होंगी हमारी वो हमेशा क्या होंगी, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होंगे, जिसमें वेरिएबल की जो पावर होगी हमारी वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगी। समझ पाए आप इस चीज़ को। तो ये हमारा होता है एक पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन को एक तरीके से और देखिए, एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखना चाहें तो लेट से अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कि 5x² + 6x + 3, तो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। 5x³ + √3x, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान से समझिए, एक और मैं अगर मेंशन करूँ यहाँ 6x³ + 3√x, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो फ्रैक्शन में है, 1/2 है, इंटीजर नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो मेरा थर्ड फंक्शन है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन की सिंपल डेफिनेशन देखिए क्या हो गई
कि जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा इंटीजर होनी चाहिए पॉजिटिव। उसके अलावा जो उसके साथ कांस्टेंट टर्म हो उसकी पावर जो मर्जी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कांस्टेंट है। वेरिएबल की पावर हमेशा इंटीजर होनी चाहिए पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए, जब पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात आती है ना, तो एक टर्म यूज़ होती है डिग्री, या पॉलिनोमियल डिग्री होती क्या है। अब ध्यान से अगर समझें तो पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में मल्टीपल टर्म्स हैं। जैसे कि अगर मैं इसी एग्जांपल में बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। तो ये जो टर्म्स हैं, किसी भी टर्म में जो आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। लेट्स से ये जो हमारा सेकंड केस है, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो फर्स्ट टर्म जो है वहाँ पर x की जो पावर है वो 3 है, हाईएस्ट है। इसके अगले टर्म में x की पावर 1 है। जो हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी डिग्री। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये थर्ड वाले की डिग्री क्या है, उसकी डिग्री है 3। समझ पाए आप। और इससे ऊपर वाले की बात करें तो इसकी डिग्री क्या है, 2, क्योंकि इसमें जो टर्म है, एक टर्म है जो 5x², उसमें x की पावर 2 है। यहाँ पे आपको वो टर्म ढूंढनी है जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट हो इंटीजर में, तो आप कह सकते हो वो क्या होगा, उसका डिग्री होगा। अब देखिए पॉलिनोमियल में डिग्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डिग्री। अब जरा हम अपने फंक्शन पे दोबारा आते हैं। अब इस फंक्शन को जरा आप ध्यान से देखिए। अब ये जो मेरा फंक्शन है ये क्या बता रहा है कि जब पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री 1 को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डिग्री 1 जो था हमारा वो था कॉन्स्टेंट आपका आइडेंटिटी फंक्शन। जो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन था वो डिग्री 1 पॉलिनोमियल इक्वेशन था, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो वो जो इक्वेशन बनी थी वहाँ x की जो डिग्री थी वो 1 थी। जो टर्म था वहाँ पे, जो भी मैं टर्म लिखूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लेते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें, x+5 कांस्टेंट होना डजंट मैटर, बस जो वेरिएबल है वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए, जैसे हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा। और उसकी डिग्री देखिए यहाँ पे 1 है। तो जो डिग्री 1 की पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, अगर आप उसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो आप हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। लेकिन जैसे ही आप उसकी डिग्री को बढ़ाते हो, क्योंकि जैसे ही हम किसी भी इक्वेशन की डिग्री को बढ़ाते हैं तो आप इसे ऐसे समझिए कि जो हमारा ग्राफ होता है ना, वो ग्राफ लाइन से ना बेंट होता चला जाता है। जैसे जैसे मैं डिग्री बढ़ाऊंगा ग्राफ ना बेंट होता चला जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये वाला देखिए, फर्स्ट इसका फिगर जो है, यहाँ पे जब मैंने डिग्री 2 करी, 1 के लिए तो स्ट्रेट लाइन था, जैसे 2 हुई वो बेंट हो गया। 1 के लिए वो था स्ट्रेट लाइन, 2 होते ही वो हल्का सा बेंट हो गया। इस पर्टिकुलर को, जो सेकंड हम फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, इसको हम पैराबोला भी बोलते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में। तो ये देखिए बेंट हो गया जैसी मैंने डिग्री बढ़ाई। अब डिग्री मैंने एक और बढ़ाई, अगर डिग्री जैसी मैंने 3 करी, इन दैट केस क्या हुआ, डिग्री 3 के केस में देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो मेरी ग्राफ था वो बेंट तो और हुआ, लेकिन अब डिग्री 3 हुई तो जो x की वैल्यू थी उस पर मैटर कर गया। जैसे डिग्री 2 में अगर मैं देखूं, ध्यान से समझिए, पहले डिग्री 2 को थोड़ा समझते हैं। डिग्री 2 में यह है मेरा 0। अब जैसे ही मैं पॉजिटिव x की बात करता हूँ तो पॉजिटिव x में देखिए मेरा जो रिजल्ट आ रहा है y का वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऑब्वियस y = x², तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। अब लेकिन जैसे ही मैं नेगेटिव x की बात करता हूँ, x की वैल्यू जो नेगेटिव हो, देखिए वो तो स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर क्या काम कर रहा है, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल के लिए -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर सेम होगा, इसीलिए मेरा पैराबोला देखिए आप, फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो सेम तरीके से ग्रो कर रहा है। अब नेगेटिव एक्सिस पे भी वो काइंड ऑफ मिरर इमेज ही बना रहा है। क्यों? क्योंकि वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव उसका रिजल्ट सेम आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए मेरे 2 की वैल्यू भी 4 है और -2 की वैल्यू भी 4 है। समझ पाए आप? इसीलिए पैराबोला इस टाइप का बना आपका कि वाई एक्सिस जो है मेरी, उस पर वैल्यू सेम आ रही है, चाहे नेगेटिव एक्स की वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव एक्स की वैल्यू हो। लेकिन अब जैसे मैं डिग्री को एक और बढ़ाया, अब डिग्री मैंने कर दी 3। इन दैट केस देखिए पॉजिटिव एक्सिस जो मेरा फिगर 2 है, डिग्री 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। अब जैसे मेरी डिग्री 3 हुई, डिग्री 3 करते ही मैं जैसे ही पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव किया, मैंने पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव किया, वाई की वैल्यू पॉजिटिव आई। जैसे 1 रखा, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2 रखी, वाई की वैल्यू इज़ 8। इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियली ग्रो किया।
स्क्वायर में देखिए वो थोड़ा सा जो बेंट हुआ था वो इतना बेंट नहीं था, क्यूब करते ही वो थोड़ा और बेंट हो गया। वाई एक्सिस की तरफ वो और ज़्यादा बेंट होता जाएगा। जैसे जैसे आप डिग्री बढ़ाएंगे ना, एक्स से वाई की तरफ वो बेंट होता जाएगा। और डिग्री, अब जैसे कि हम बात करते हैं ना, जो फंक्शन होता है जिसकी डिग्री आपकी हाईएस्ट हो, एन हो, जो हमें नहीं पता वेरिएबल डिग्री हो, तो उसको हम हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल रिप्रेजेंट करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि जैसे जैसे मैं डिग्री बढ़ा रहा हूँ बेंट हो रहा है, और बेंट इस तरीके से हो रहा है कि वो इन्फिनिटी टच करेगा, वाई के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। समझ पाए आप? इस तरीके से पॉजिटिव एक्स के लिए देखिए मुझे को पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे नेगेटिव एक्स की तरफ मूव किया, नेगेटिव एक्स में देखिए 1 के लिए तो वहाँ पे पॉजिटिव में 1 के लिए 1 दे रहा था, 2 के लिए 8 दे रहा था। यहाँ पे -1 के लिए क्या होगा, y की -1, -2 के लिए क्या होगा, y का -8। समझ पाए आप? इस तरीके से ये आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। जब भी पावर उसकी इवन होगी, इवन पावर के लिए वो हमेशा किस तरीके से काम कर रहा है, आपका एक काइंड ऑफ मिरर इमेज बना रहा है। ये अगर वाई एक्सिस है, पॉजिटिव पे जो भी ग्राफ बनेगा, वाई एक्सिस को अगर मैं मिरर मान के चलूँ, ठीक उसके अपोजिट क्या बन रही है, उसकी इमेज जो नेगेटिव के बनेगी। और वहीं पे जब मैं बात करूँ उसकी डिग्री क्या हो रही है, उसकी डिग्री जैसी ऑड हो रही है, अब वही इमेज वाई के हिसाब से तो इधर हुई, और उसी इमेज को जब आप एक्स मिरर के हिसाब से देखो, मतलब डबल इमेज, सेम ग्राफ, वाई एक्सिस को आप मिरर मानो और इसके रिफ्लेक्शन आप इधर देखो, और उस रिफ्लेक्शन को फिर एक्स के हिसाब से देखो, तो आपको आपका जो हमारी ऑड पावर है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा अगर मैं इसे समझाना चाहूँ, इसे ध्यान से देखिए। जैसे ही मेरा ये इमेज था, अब मैंने जैसे ही एक्स की, इसको वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस को मैं मिरर मानूँ, इसके अबाउट इसकी इमेज देखी तो ये बनी। अब मैं अगर एक्स को मैं यहाँ पे मिरर मानूँ तो इसकी इमेज क्या बनेगी, ये बनेगी। अब ये मेरा फाइनल ग्राफ हो गया, डबल इमेज। तो ये काइंड ऑफ किस तरीके का होता है, जब भी आपकी पावर क्या हो, ऑड हो। पॉलिनोमियल फंक्शन काफ़ी स्टडी होती है इसमें। हम तो खैर 2 या 3 डिग्री तक ही सॉल्व करते हैं अपने नॉर्मल उसमें 11th-12th में या फिर ग्रेजुएशन के शुरुआत के लेवल में। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स के आगे स्कोप में एंट्री करते हो, मैथमेटिक्स में एंट्री करते हो, तब आप हो सकता है और डिग्री के बारे में समझो। लेकिन हमारी जो ज़्यादातर स्टडीज़ हैं वो डिग्री 1 को लेके और डिग्री 2 को लेके हैं। 3 को लेके भी उतना हमारे पे स्टडीज़ नहीं है। हमारे कह सकते हो स्कूल लेवल तक तो इतना नहीं है। स्कूल लेवल तक भी आप मान के चलिए डिग्री 2 तक हमने स्टडीज़ कर रखी हैं। डिग्री 1 जो कि आप आगे पढ़ेंगे भी, स्ट्रेट लाइन नाम से आपको चैप्टर आएगा, वो पॉलिनोमियल डिग्री 1 के लिए बनाया हुआ है पूरा स्टडी। किस तरीके से जब पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो कैसे मेरी स्टडीज़ काम करेंगी, वो हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। सेम एज जब डिग्री 2 होगी तो किस तरीके से वो काम करेगा, वो हम कॉनिक सेक्शन, एक चैप्टर है जिसके अंदर आपका सर्कल, पैराबोला, इक्लिप्स और बहुत सारे इसमें आते हैं, हाइपरबोला, इलिप्स, बहुत चीज़ें, वो हम वहाँ पे स्टडी करेंगे किस तरीके से डिग्री 2 की शेप्स बन के आती हैं। डिग्री 3 की शेप्स हम नहीं पढ़ेंगे, डिग्री 2 तक ही हम स्टडीज़ करेंगे अपने लेवल पे। अब ये देखिए आपको समझ आया पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसको अगर मैं समझाना चाहूँ, देखिए ये रियल टू रियल फंक्शन है, मतलब इसका इनपुट भी रियल होगा, आउटपुट भी रियल होगा। बाय ये एफ एक्स जो मैंने लिखा है, ये आपका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि अगर मान लीजिए डिग्री n हो तब किस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन किया है n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड जितने भी एज है, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, वो सारे रियल नंबर होने चाहिए। अब देखिए यार एक चीज़ और समझिए, आपको एक कन्फ्यूज़न हो रही होगी जब से आपने 11th में एंट्री की, जितना भी हम पढ़े, हम बड़ा वर्ड यूज़ कर रहे हैं रियल नंबर। रीज़न है, आपने 10 से पहले कभी ये वर्ड सुना नहीं होगा रियल नंबर, आपने जस्ट नंबर सुना होगा। 11th में आती मैंने रियल नंबर क्यों पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि 11th में एक चैप्टर है जहाँ पे 2 टाइप के नंबर सिस्टम आप पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कोर वाले बच्चे पढ़ेंगे, अप्लाइड वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे वो चैप्टर। लेकिन जस्ट इंट्रो आप जान सकते हैं ऐसा ही क्यों हम रियल नंबर ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 टाइप के नंबर सिस्टम है, एक रियल नंबर सिस्टम, एक इमेजिनरी नंबर सिस्टम। इसीलिए जब 2 चीज़ों की बात हो रही है तो हम यहाँ स्पेसिफिक हो रहे हैं कि यार हम रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे हर जगह पे रियल नंबर आपको देखने को मिलता रहेगा। तो आप कंफ्यूज मत होना यार रियल नंबर ही क्यों लिख रहे हैं, नंबर क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि जब 2 नंबर सिस्टम आ जाते हैं तो मेंशन करना जरूरी होता है कि कौन से वाले नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। 10 तक वो स्पेसिफिक थे, एक ही नंबर सिस्टम था। 11 से 2 नंबर सिस्टम बन चुके हैं, इसीलिए स्पेसिफाई किया जाता है हर बार कि वो रियल नंबर के लिए है। अगर नंबर्स लिख दिया तो वो दोनों के लिए वैलिड हो जाएगा, इसीलिए रियल नंबर मेंशन किया जाता है, सो दैट
जो भी मैं बात कर रहा हूँ रियल नंबर सिस्टम की कर रहा हूँ। व्हाट इज रियल नंबर सिस्टम? जितने भी नंबर आप जानते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऑल नंबर्स, चाहे वो इंटीजर हो, नेचुरल हो, कोई भी नंबर हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, सारे नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला फंक्शन